हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीट का जो पेपर लगा था थर्ड शिफ्ट में, उसके साइंस वाले पोर्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। उसकी आंसर की देखते हैं क्या है। मैंने भी ये पेपर दिया था, तो मेरे हिसाब में जो क्वेश्चन मेरे गलत थे उनको मैं बताऊंगा और किस तरह से इसके आंसर हैं वो देखिए। सबसे पहले देखते हैं हम 121 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही कथन है। दोस्तों, ये सही कथन वाला है, तो इसमें यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यह अधिक वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय तथा वैध है। मुझे पता है आप लोग थोड़ा बोर हो रहे हैं, जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये ए सीरीज़ है। ये जो पेपर बता रहा हूँ मैं, ए सीरीज़ वाला बता रहा हूँ, थर्ड शिफ्ट का ए सीरीज़ का। तो जिस किसी का भी ए सीरीज़ का है वो मैच कर सकता है। बाकी सीरीज़ वालों को थोड़ी कठिनाई होगी मैच करने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर है 121 का, वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका क्षेत्र सीमित है, ये इसमें से कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का 122 क्वेश्चन ये रहा। यह है कि निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैकलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑर्गन, क्योंकि ये एक परमाणु है। बाकी हाइड्रोजन है वो H2 है, ऑक्सीजन O2 है, ओजोन O3 है। तो इस तरह से राइट आंसर ए निकल के आता है इसका। बाकी ऑफिशियल आंसर की इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, एक नंबर का अंतर आ सकता है। बाकी साइंस के जो क्वेश्चन है ना वो फिक्स हैं, आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, एज इट इज जो आंसर है इसका एक्चुअल में है वही आंसर निकल के आएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप ऑफिशियल आंसर की कोई देखिए डायरेक्टली, इसको मत देखिए। अगर किसी को थोड़ी बहुत डाउट है तो ऑफिशियल आंसर की भी जा सकता है, अदरवाइज इसको देख सकता है, 1-2 नंबर प्लस माइनस कर सकता है। 123 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ये तो पढ़ लिया मैंने। 124 नंबर का है, मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, Mg3PO4 का ऑल्टोएच। ये इसका मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, और अगर किसी को याद है तो उसका सही है, बाकी गलत हो जाएगा। 125 है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है। तो ये बड़ी NCERT से उठा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जो है सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने की एक प्रक्रिया है। और अगला क्वेश्चन है 126 है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक, तो इन चारों में से जो प्राकृतिक सूचक है ना वो है लिटमस। लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक के रूप में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 में है, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय जो कभी नष्ट ही नहीं होगा। तो वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश एक ऐसा वो है, मतलब संसाधन कभी कम नहीं होता है। बाकी बंद हो जाते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो ये जी क्वेश्चन है एकदम। और 128 क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में पैठ सहगामी क्रिया का उदाहरण है। विज्ञान शिक्षण में पैठ सहगामी क्रिया का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान क्लब। विज्ञान क्लब विज्ञान शिक्षण में पैठ सहगामी क्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है इन चारों में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। अगर किसी ने डीपली पढ़ा है तो वो इसका राइट आंसर दे देगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 130 में है कि असंक्रामक रोग कौन सा है इन चारों में से। तो असंक्रामक रोग है कैंसर। कैंसर कभी मतलब संक्रमण नहीं होता है इसका एक दूसरे में, ये जीन के उत्परिवर्तन से होता है कैंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 पे देखते हैं अपन। कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पूर्वावस्था फर्स्ट। पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 132 है कि जीवाश्मी ईंधन है, निम्नलिखित में से जीवाश्मी ईंधन कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपने, 2 ऑप्शन है, ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत,
ए और बी दोनों, तो इनमें से क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जो है दोस्तों वो ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को कभी रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133 को बोलते हैं गंगा का कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का आरंभ हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था ये गलत होगा, लेकिन मैं बाल बच गया। इसको मैंने पढ़ा था कहीं पहले, देखा था, तो 1985 मैंने इसमें कर दिया, तो मेरा आंसर इसमें राइट निकल के आया। वैसे भी इसका राइट आंसर 1985 है, बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 134 है। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि कौन से जीवाणु से सूजाक रोग होता है? कौन से जीवाणु से सूजाक रोग होता है? तो स्पष्ट दिख रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे टीबी होता है। कोरिनेरिया बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये इससे वो होता है क्या, डिप्थीरिया। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इससे होता है कुष्ठ रोग, हैंसेंग रोग। तो ऑप्शन नंबर डी बचा हमारे पास में, नीसेरिया गोनेरियाई, ये जीवाणु है, इससे सूजाक रोग होता है, ये एसटीडी रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है मादा मानव में स्तन ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की पाई जाती हैं? काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन गलत गया है, क्योंकि पढ़ाई नहीं उन्होंने इतना डीपली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एपोक्राइन। एपोक्राइन ग्रंथि मानव स्तन जो मानव मादा होती है उनमें पाई जाती है। इस टाइप की जो ग्रंथि पाई जाती है वो एपोक्राइन ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों। 136 है कि विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। तो इसको तो तीसरी क्लास का बच्चा ही बता देगा, स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, स्कर्वी। 137 का देखते हैं, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? अगर किसी ने कोशिका वाला टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, वो इसका राइट आंसर ज़रूर देगा। तो ये थोड़े क्या एक दो क्वेश्चन इसमें डालते ही हैं, हर एग्जाम में डालते हैं, जो थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो 137 में ऑप्शन जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जाइगोटीन जो अवस्था होती है उसमें सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। 138 देखते हैं। 138 क्या है? भारत में चिकित्सीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब दी गई थी? चिकित्सीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति, दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1971 को सहगर्भता समापन को कानूनी मान्यता दी गई थी, यानी कि अबॉर्शन को, ठीक है। लेकिन वो उसके कुछ नियम है, वो अलग सौदा है। क्वेश्चन नंबर 139 है। 139 है कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों लखनऊ। अगर किसी ने थोड़ा सा डीपली पढ़ा है, थोड़ा सा, तो उसमें स्पष्ट लिख रहा है कि लखनऊ में सबसे पहले सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित किया था। दोस्तों 140 क्वेश्चन है, रबी की फसल का उदाहरण है, इसको तो दूसरी क्लास का बच्चा बता देगा, सोता बता देगा। ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 141 है। 141 ये अभी आ गया अपन की टीचिंग मेथड। जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? ये मेरा गलत गया था आंसर। और 141 में है अपन का ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली विधि को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। 142 नंबर का है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? तो भैया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये आवधिक पहलू भी है, निरंतरता भी है, सर्वोत्तमुखी विकास भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री लाभ नहीं है? शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ कौन सा नहीं है? तो इसमें सबसे पहले दिख रहा है नेगेटिव बिंदु, इसी को टिक कर देना, कर दिया होगा। तो ये राइट आंसर है इसका, महंगी सामग्री। बाकी प्रेरणा व रोचकता ये तो उसके लाभ हैं, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी और सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव है, तो ये तो इसके लाभ ही लाभ हैं। तो लाभ नहीं है वो है महंगी सामग्री, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उदाहरण नहीं है। ये बोल रहा है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना, ये पेशी उदाहरण का नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 145, यदि एक सरल लोलक को 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड का समय लगता है
तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना है, 40 में 20 का भाग दे देंगे तो इसमें 2 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट ए है। क्वेश्चन नंबर 146 देख लीजिए। स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा, ये दोस्तों ऊष्मा का उदाहरण है। तो ऊष्मा संचरण की विधि आपने पढ़ी होंगी। ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो सबसे पहले तो ठोस में किस तरह से होता है, चालन से। वायु में किस तरह से होता है, वायु संवहन से। निर्वात में विकिरण से। तो स्टील क्या है, ठोस है, तो इसमें चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 141 है कि मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 147 बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें सीधा होता है, आभासी होता है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब वो छोटा होता है, इसीलिए साइड मिरर बनाए जाते हैं। पीछे का जो वाहन है वो पूरी तरह से उस मिरर में दिख जाए, इसलिए उसको लगाते हैं। तो पूरी तरह से तो तभी दिखेगा ना, तो उसकी साइज छोटी दिखेगी, ठीक है। अब बड़ी दिखेगी तो इसका मतलब ऐसा लगेगा यार कि वो गाड़ी पीछे ही है अपन, तो अपन थोड़े तनाव में आ जाते हैं उस वक्त। तो इसलिए सोच समझ के यूज किया है वैज्ञानिकों ने। क्वेश्चन नंबर 148 देख लीजिए। शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता का त्वरत्व के लिए सही कथन कौन सा है। प्रबलता अधिक, तारत्व अधिक। प्रबलता अधिक, तारत्व कम। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है भैया। प्रबलता अधिक होती है, तारत्व कम होता है। तारत्व कम होता है इसका, इसीलिए शेर की जो दहाड़ है उसकी वो मतलब ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाती है, मोटाई होती है उसकी आवाज़ में। तारत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है, मच्छर का तारत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 149 देख लीजिए। निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है। चुंबकीय प्रभाव पर, तो ये है विद्युत घंटी, ऑप्शन नंबर सी इसमें स्पष्ट दिख रहा है। 150 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित ग्रहों में से कौन सा सबसे कम सघन है। दोस्तों ये भी अगर किसी ने पढ़ा है तो इसका सही चला जाएगा, मेरा तो गलत गया था ये। मैंने जो बुध किया था इसका, ठीक, पता नहीं क्या सोच समझ के किया था मैंने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, शनि। शनि सबसे कम सघन ग्रह है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आंसर की समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको और किस सीरीज की आंसर की चाहिए, उसकी हम बनाने में मेहनत करेंगे, आपको डालेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।